हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2012 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है ए सिद्ध साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य और डी जैन काव्य। तो इसका सही आंसर होगा ए सिद्ध साहित्य। सरहप्पा सिद्ध साहित्य तथा सिद्धों में प्रथम है। राहुल संकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इनकी रचना दोहा कोश है। सरहप्पा के अन्य नाम है सरहपाद, सरोज वज्र तथा राहुल भद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? ऑप्शन है ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी नंददास और डी सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा डी सुंदरदास। सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप में 8 कवि आते हैं। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में हुई। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का अनुक्रम निम्न प्रकार से बताया है। कुंभनदास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंद दास 1493 ईस्वी और कृष्णदास 1496 ईस्वी। ये चारों जो है वल्लभाचार्य के शिष्य है। इसके बाद गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, छिद स्वामी 1515 ईस्वी, चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी और नंददास 1533 ईस्वी। ये चारों जो है विठलनाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन है ए रीति सिद्ध, बी रीति मुक्त, सी स्वच्छंद और डी रीतिबद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ए रीति सिद्ध। बिहारी जन्म 1595 ईस्वी, रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। बिहारी की एकमात्र प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस धारा पर दिखाई देता है? ऑप्शन है ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद और डी नई कविता। तो इसका सही आंसर होगा सी छायावाद। अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का प्रभाव हिंदी में छायावाद 1918 से 36 पर दिखाई पड़ता है। छायावाद काल में स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया गया तथा विचारों की उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखलाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? ऑप्शन है ए सरोज स्मृति, बी राम की सती पूजा, सी तुलसीदास और डी कुकुरमुक्ता। तो इसका सही आंसर होगा ए सरोज स्मृति। प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका समय है 1899 से 1961 ईस्वी की है। दुख ही जीवन की कथा रही निराला का सरोज स्मृति से है। भिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये जो है निराला के राम की शक्ति पूजा से। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशी समर, कवि के प्रति छवि से जीवन हार जीवन भर। ये निराला की प्रसिद्ध कविता तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, समय देवता किस कवि की कविता है? ऑप्शन है ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर होगा डी नरेश मेहता। समय देवता नरेश मेहता की एक लंबी कविता है, जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनारियो यानी परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। बादल को घिरते देखा है, पासाड़ी, सिंदूर की तिलमिल भाल, तुम्हारी तंदुरित मुस्कान, 5 पुत्र भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा तथा अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविताएं हैं। जबकि कैदी और कोकिला पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? ऑप्शन है ए आदर्शवादी, बी यथार्थवादी, सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी और डी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो इसका सही आंसर होगा सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार है। गोदान 1936 में प्रकाशित। प्रश्न है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास और डी मीराबाई। तो इसका सही आंसर होगा ए सूरदास। खंजर नयन 1981 में प्रकाशित सूरदास के जीवन पर तथा मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। यह अमृतलाल नागर, जिनका समय है 1916 से 1990 का जीवनी परक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रस आखेटक के रचनाकार है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कुबेरनाथ राय और डी शरद जोशी। तो इसका सही आंसर होगा सी कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी हरिशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? ऑप्शन है ए विकलांग श्रद्धा का दौर, बी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सी प्रेमचंद के फटे जूते और डी जीप पर सवार झल्लियां। तो इसका सही आंसर होगा डी जीप पर सवार झल्लियां। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ऑप्शन है ए यात्रा वृतांत, बी संस्मरण, सी रेखाचित्र और डी निबंध। तो इसका सही आंसर होगा ए यात्रा वृतांत। अरे अयावर याद रहेगा 1953 में प्रकाशित तथा एक बूंद सहसा उछली 1960 में आगे का यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? ऑप्शन है ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी नामवर सिंह और डी प्रभाकर श्रोत्रे। तो इसका सही आंसर होगा सी नामवर सिंह। आलोचक के मुख से इसका जो प्रकाशन है 2005 ईस्वी में हुआ था। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? ऑप्शन है ए विद्यानिवास मिश्र, बी विष्णुकांत शास्त्री, सी कुबेरनाथ राय और डी गुलाब राय। तो इसका सही आंसर होगा ए विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छां 1953 ईस्वी, हल्दी दूब 1955, तुम चंदन हम पानी 1957, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, संचारिणी 1982, अंगद की नियति 1984, सिफाली झड़ रही है 1989, फागुन दुई रे दिना 1994, सिरिस की याद है 1995 इत्यादि विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह है। प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, महाकवि की तर्जनी 1979, निषाद बांसुरी 1974 कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ राय रस धर्माललित निबंधकार है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की 1971, चिंतन मुद्रा 1977, अनुचिंतन 1986, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004 विष्णुकांत शास्त्री के निबंध संग्रह है। बाबू गुलाब राय के निबंध संग्रह है। ठकुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे मकान, मेरे नापिता चार्य, मेरे दैनिकी की एक पृष्ठ, प्रतिभोज, अध्ययन और आस्वादन, प्रबंधन प्रभाकर 1954, मेरे निबंध 1955। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ऑप्शन है ए शिवदान सिंह चौहान, बी शिव कुमार मिश्र, सी प्रकाश चंद्रगुप्त और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जिनका समय है 1931 से 2003 ईस्वी, भाषिक संवेदना एवं आधुनिकता बोध तथा नई समीक्षा के आलोचक माने जाते हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र और प्रकाश चंद्रगुप्त नेमीचंद जैन, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, अमृत राय, रांघी राघव, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वाम्बर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, धनंजय वर्मा, नंदकिशोर नवल, मैनेजर पांडे, शंभुनाथ आदि मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देवनारायण शाही की है? ऑप्शन है ए जायसी, बी सूरदास, सी साहित्य लोचन और डी रसमीमांसा। तो इसका सही आंसर होगा ए जायसी। जायसी 1983 में प्रकाशित विजय देवनारायण शाही का आलोचनात्मक कृति है। सूरदास 1945 व्रजेश्वर शर्मा का है। साहित्य लोचन 1922 श्याम सुंदर दास का और रसमीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए जॉक देरिदा, बी रिचर्ड रोटरी, सी फ्रेडरिक जेमसन और डी पॉल दी मान। तो इसका सही आंसर होगा ए जॉक देरिदा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी द एंड ऑफ मैन राइट एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी, जॉक देरिदा जिनका समय है 1930 से 2004 ईस्वी की रचना है। जॉक देरिदा को विखंडनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। पॉल दीमान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि? ऑप्शन है अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, बी खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विविधताओं में सृजन हुआ, सी खड़ी बोली में साहित्यिक लेखक युग की आवश्यकता थी और इसका आंसर जो है कूट में देना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए और सी सही और बी जो है गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता ने साहित्यिक विधाओं के सृजन में योगदान न देकर केवल खड़ी बोली का प्रश्रय प्रदान किया था तथा खड़ी बोली हिंदी की सर्वप्रथम शुरुआत भी किया था। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है? बी ब्रजभाषा में पूर्ण वर्णों का अभाव है। तो इसका सही कुट होगा बी
ए आंशिक सही और बी सही है। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आती है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। ब्रज भाषा में कोमल वर्गों की बहुलता है तथा परुष वर्णों की कमी है। अगला प्रश्न है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। बी, नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। यहां पर मैं बता दूं कि अभी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है और ये जो है 2012 का पेपर है, तो इसके पैटर्न पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी चेंज हो चुका है, ये पहले का है। तो इसका सही कुट होगा ए सही और बी गलत है। नई कविता परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान, लघु मानव इत्यादि का अन्वेषण करती है। इसके दो प्रमुख तत्व है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। इसमें व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व पाश्चात्य प्रभावित है। अगला प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऑप्शन है ए आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बी साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सी सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण और डी छायावाद रहस्यवाद का पर्याय। तो इसका सही कुट होगा डी। ए, बी और सी सही है, डी आंशिक सही है। छायावाद समय 1918 से 1936 रहस्यवाद का पर्याय नहीं है, इसमें रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी रहस्यवादी कवित्री में आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम होगा डी। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी मिश्र बंधु का हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य की भूमिका, 1938 ईस्वी 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 ईस्वी रामकुमार वर्मा का। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम होगा बी। रामचरितमानस, उसके बाद दोहावली, उसके बाद गीतावली और उसके बाद विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, यहां पर हम इनकी रचनाओं का ईस्वी सन देख लेते हैं। पहले वैराग्य संदीपनी 1626 से 27, रामाज्ञा प्रश्नावली 1627 से 28, रामलला नहचू 1628 से 29 और जानकी मंगल 1629, रामचरितमानस 1631, पार्वती मंगल 1643, कृष्ण गीतावली 1643 से 60, गीतावली 1653, विनय पत्रिका 1653, दोहावली 1640, वर्गे रामायण 1630 से 80 और कवितावली 1631 से 80। अगला प्रश्न है, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, हरियौंत 1865 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी और रामनरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। यशोधरा 1932 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त का, उर्वशी 1961 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, धर्मवीर भारती का और आत्मजय 1965 ईस्वी, कुंवर नारायण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। प्लेटो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, अरस्तु 384 ईसा पूर्व, लोनजाइनस तृतीय शताब्दी, प्रथम तृतीय शताब्दी और कॉलरी 1772 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। कवि बच्चन सुधा 1968 ईस्वी, भारतेंदु का, सरस्वती 1900, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चांद 1920, महादेवी वर्मा और हंस 1930, प्रेमचंद। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 में राजेंद्र यादव के संपादक में इसका प्रकाशन दिल्ली से होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। झूठा सच 2 भाग में है, पहला भाग 1958 और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित यशपाल का उपन्यास है। आधा गांव 1966 में प्रकाशित राहे मशहूम राजा का उपन्यास है। तमस 1973 में प्रकाशित भीष्म साहनी का और सूखा बरगद 1986 में प्रकाशित मंजूर एहतसाम का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। केशव दास 1555 ईस्वी, चिंतामणि 1609, बिहारी 1595 और पद्माकर 1753 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, झरना 1918, राम की शक्ति पूजा 1936 और लोकायतन 1964। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, घून खाए सह तीरों पर नागार्जुन का, एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल, किंतु हम हैं द्वीप अज्ञे, भूख से रिरियाती हुई धूमिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा समाचार सुधावर्षन जो है श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह का प्रजा हितैषी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि वचन सुधा और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर आनंद कादम्बिनी। समाचार सुधावर्षन 1854 ईस्वी, प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी और मतमाला 1923 ईस्वी महादेव प्रसाद सेठ का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सुधानिधि 1879, बंगदूत 1829, भारत मित्र 1877 और हंस 1930। सार सुधानिधि सदानंद मिश्र का है, बंगदूत राजा राम मोहन राय का, भारत मित्र रुद्रदत्त का और हंस प्रेमचंद का। हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 में दिल्ली से प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक राजेंद्र यादव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी, छायावाद अस्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है डॉक्टर नगेंद्र, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा लहरों के राजहंस नाटक, आधा गांव उपन्यास, तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह और मुर्दैया आत्मकथा। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में प्रकाशित मोहन राकेश का नाटक है, आधा गांव 1966 में प्रकाशित राही मासूम रजा का उपन्यास है, तुम चंदन हम पानी 1957 में प्रकाशित विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है, मुर्दैया 2010 में प्रकाशित तुलसीदास का आत्मकथा है और नंगा तलाई का गांव 2004 में प्रकाशित संस्मरण है विश्वनाथ त्रिपाठी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा गमन का पात्र है जालपा, नदी के द्वीप का भुवन, मैलांचल का डॉक्टर प्रशांत और बाणभट्ट की आत्मकथा निपुणिका।
गबन 1931 में प्रकाशित प्रेमचंद का उपन्यास है। नदी के दूध 1951 में प्रकाशित अज्ञे का उपन्यास है। मैलांचल 1954 में प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। और बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित जैनेन्द्र का उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र है मृणाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा शेहरण चंद्रगुप्त, युयुत्स अंधा युग, जुनेजा आधे अधूरे, दक्ष एक कंठ विश्वाई। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का है। अंधा युग नाटक 1955 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का। आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित मोहन राकेश का नाटक है। एक कंठ विस्पाई 1963 में प्रकाशित दुष्यंत कुमार का नाटक है। हानुस 1977 में प्रकाशित भीष्म साहनी का नाटक है, जिसके प्रमुख पात्र है एमिल जैकब। अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती तथा एक कंठ विस्पाई 1963 में दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा भट्टिलोल्लट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा भामा 6ठी सदी, क्षेमेंद्र 11वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं। काव्यालंकार भामा का प्रमुख रचना है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध रचना है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण प्रमुख ग्रंथ है और रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का प्रमुख ग्रंथ है। दश रूपक धनंजय जिनका समय है 10वीं सदी प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, गद्यांश पर आधारित है। पहले हम गद्यांश को देखते हैं, फिर प्रश्नों को देखेंगे। यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है। पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में न तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, न ही कोई मजबूत मध्य वर्ग पैदा हुआ। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में तड़फड़ा रहा था और एक विदेशी पूंजीवादी उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेश पूंजीवादी की भाषा अंग्रेजी थी। इस व्यवस्था के पोषक और सहायक के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर हिंदी भाषी, विशेष रूप से बांग्ला भाषी। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। इस पर आधारित प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका सही आंसर होगा ए, यूरोपीय उपन्यास। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता? तो इसका सही आंसर होगा बी, हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। अगला प्रश्न है, 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था? तो इसका सही आंसर है सी, पूंजीवादी अर्थतंत्र। अगला प्रश्न है, 1870 से 90 की अवधि में भारत किसके चंगुल में तड़फड़ा रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? तो इसका सही आंसर होगा ए, हिंदी भाषी जनता का। अगला प्रश्न कथोपकथन पर आधारित है। स्थापना है, किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। तर्क है, लोभ प्रेम का मूल है। तो इसका सही कुट होगा ए, स्थापना गलत और तर्क सही है। लोभ प्रेम का मूल न होकर प्रेम लोभ का मूल है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो वह प्रेम केवल बाह्य संपर्क नहीं होता बल्कि आंतरिक जुड़ाव होता है। प्रेम द्वारा लोभ उत्पन्न हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को लोभ के द्वारा प्रेम नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, स्थापना है, भरत मुनि के अनुसार अस्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। तर्क है, उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में अस्थायी भाव स्पष्ट उल्लेख है। तो इसका सही कुट होगा बी, स्थापना सही और तर्क गलत है। भरत मुनि के अनुसार अस्थायी भाव ही रस में बदल जाता है। भरत मुनि का सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी
रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी या संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है तथा संचारी भाव की संख्या 33। अगला प्रश्न है, स्थापना है बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। तर्क है असंगति अलंकार के कारण के बिना कार्य हो जाता है, तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना और तर्क दोनों गलत है। जहां कारक के बिना कार्य होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना में विभावना अलंकार है। जहां कारक कहीं अन्यत्र तथा कार्य कहीं अन्यत्र हो वहां असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग ऊर्जत टूटत कोटुम जुड़त चतुर्चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति, इसमें जो है असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न है, स्थापना है भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से हिंदी का उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। तर्क है उनका व्याकरण एक ही है, तो इसका सही कूट होगा सी। स्थापना गलत और तर्क सही है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी तथा उर्दू अलग अलग भाषा नहीं है तथा इन दोनों भाषाओं हिंदी और उर्दू के व्याकरण में समानता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तर्क है इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई, तो इसका सही कूट होगा डी। स्थापना सही और तर्क गलत है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित है, जिनमें से एक मैथिली भी है। मैथिली हिंदी भी बिहारी हिंदी की एक बोली है जो हिंदी क्षेत्र की भाषा के अंतर्गत ही है, इसलिए इसके संविधान में सम्मिलित होने से भी हिंदी की संख्या में वृद्धि नहीं होती। अगला प्रश्न है, स्थापना है हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। तर्क है यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है, तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना सही और तर्क गलत है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, जो कि समकालीन परिदृश्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति का समर्थन करता प्रतीत होता है। तो इस सेट में इतना ही था। आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे हम अगले भाग में करेंगे।